हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के पहला रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है? ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रोपोजिशन क्या होता है, उसके नेचर और उसके आईडी के बारे में, और साथ ही साथ रिलेशन के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस टर्म्स को समझने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से देखना। अब कॉन्ट्राडिक्टरी को समझने से पहले हम रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। या ध्यान से समझिएगा, रिलेशन हमेशा दो प्रोपोजिशन के बीच लगता है। या ध्यान में रखिएगा, इसके लिए दो प्रोपोजिशन, पहला प्रोपोजिशन और दूसरा प्रोपोजिशन होना कंपलसरी है, जिनमें से एक प्रोपोजिशन क्वेश्चन का पार्ट होगा और दूसरा प्रोपोजिशन आपका आंसर का पार्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन पे दिखा रखा है, यहाँ पहला प्रोपोजिशन और दूसरा प्रोपोजिशन आपको आंसर ऑप्शन के पार्ट से ढूंढना होता है। इसके साथ साथ रिलेशन आपको दो बातें और भी बताता है कि जिसको कहते हैं नोटेशन। यानी अगर पहला प्रोपोजिशन क्वेश्चन का पार्ट है तो ये कौन से नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को कर रहा है, ई को कर रहा है, आई को कर रहा है या ओ को कर रहा है, तो ये भी बातें रिलेशन बताता है। साथ ही साथ अगर आंसर इनमें से कोई एक प्रोपोजिशन है तो इसका भी तो अपना कुछ नोटेशन होगा, तो ये नोटेशन भी डिसाइड करना आपका रिलेशन कहलाता है। अब इनमें से ए के साथ ई का रिलेशन है या ए के साथ ए का है या आई है या ओ का है, तो ये कौन बताएगा? रिलेशन के 5 टाइप, जिसमें से कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, 1 बाय 1 इन सारी बैंक की चीज़ों को बताता है। इसके अलावा नोटेशन बताने के साथ साथ ये प्रोपोजिशन का नेचर भी बताता है। नेचर कहने का मतलब, अगर पहला स्टेटमेंट जिसका नोटेशन ए है तो आप मुझे बताइए कि पहला प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मैंने क्वेश्चन में दिखाया है कि प्रोपोजिशन पहला है, तो वहाँ पे लिख दिया गया फॉल्स, क्योंकि कभी भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन अगर बनाए जाते हैं तो नेचर लिखना कंपलसरी होता है। तो ये भी बातें कि पहला स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन का पार्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है, दूसरा प्रोपोजिशन जो आंसर का पार्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है, इन सभी टर्म्स के बारे में रिलेशन बताता है। और 1 बाय 1 इसके सारे 5 पार्ट को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है। अब आइए, अब हम कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में देखते हैं। और मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा रिलेशन सिर्फ ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डायग्राम से हमें कवर हो जाता है। तो उसी डायग्राम को देख रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी इस डायग्राम में बीच में लाइक करता है और ये डायगनली सपोर्ट होता है, यानी इसके और इसके बीच और ई और आई के बीच। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिएगा, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी को डायगनली रिलेशन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा डायगनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए नोटेशन क्या हो जाएगा। देखिएगा, नोटेशन आप क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन कौन से नोटेशन के बीच लगता है। अगर ए है तो ये ओ के साथ लगेगा। क्लियर है? यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्टरी के रिगार्डिंग। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ई के साथ इसका रिलेशन आई के साथ बनेगा। बात समझ में आ गया? तो ये है कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन। अब मैं इसके डिफिनेशन की बात करूँ तो जरा ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि ए ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको नो को रिप्रेजेंट करता है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है और ये सम नॉट को करता है। क्लियर है? और मैं इसके यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ए को आपने यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोला था, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है। मैं इसे हटा देता हूं। देखिएगा, इसको आपने पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ये हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। तो क्लियर है? अभी हमने नोटेशन से देखा कि कॉन्ट्राडिक्टरी का जो नोटेशन है ए और ओ के बीच लगता है। अगर मैं इसके नेचर के केस में देखूं तो ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव, ये देखिए ए नेगेटिव और ये अफर्मेटिव है। तो इसी से इसका डिफिनेशन बनके तैयार होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन कहता है अ पेयर्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। बात समझ में आ गया? ये चीज़ें माइंड में रखना कि कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए आपके पास अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रोपोजिशन का पेयर होना कंपलसरी है। कहने का मतलब, अगर पहला प्रोपोजिशन अगर मेरा ट्रू है तो सेकंड जो आंसर वाला प्रोपोजिशन होगा इसको आपको फॉल्स होना कंपलसरी है।
बात समझ में आया? इसलिए इसको बोला जाता है अ पेयर्स ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी। समझ में आया? और दूसरा इसका नोटेशन, ठीक है। अगर मैं इस नोटेशन को इसके आईडी में ब्रेक करूं तो आप क्या बोलेंगे कि ऑल का आंसर, अगर हमारा क्वेश्चन ऑल से है तो आंसर किस फॉर्म में जाएगा? ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? सम नॉट में। अभी हम सारी बातें देखेंगे। दूसरा, अगर पहला ई रिप्रेजेंट नो को कर रहा है तो इसका आंसर हमेशा सम के पार्ट में जाएगा। क्लियर है? ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटेशन और इसका डिफिनेशन। क्लियर है? आ गया ये। अब मैं इसके डिफिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन करूं तो आप इससे काफ़ी बातें निकाल सकते हैं। तो पहला बात क्या कहता है, हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन और पेयर्स ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव का होता है, यानी इसमें अगर पहला ट्रू है तो सेकंड मस्ट बी फॉल्स, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होना चाहिए। तो इससे आप एक बात निकाल सकते हैं, यानी कि बोथ द प्रोपोजिशन, चाहे क्वेश्चन का पार्ट हो या आंसर का पार्ट हो। क्लियर है? चाहे क्वेश्चन वाला प्रोपोजिशन या आंसर वाला प्रोपोजिशन, यही मैंने यहाँ लिखा है, बोथ द प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, या फिर टुगेदर कर सकते हैं आप। समझ में आया कि एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में दोनों प्रोपोजिशन ना तो ट्रू हो सकता है ना ही फॉल्स हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दो आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो यानी इसको और आगे मैं फर्दर डिवाइड करूं तो आप क्या कह सकते हैं, इफ 1 is ट्रू, यानी पहला प्रोपोजिशन ट्रू है तो सेकंड मस्ट बी फॉल्स होना कंपलसरी है इस केस लिए। एज इट इज, अगर पहला वाला फॉल्स है तो सेकंड मस्ट बी ट्रू। अब कौन सा फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ये एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको पहले से ही डिसाइड कर देगा। जैसे मैंने यहाँ देखा पहला वाला फॉल्स है, तो अब रिजल्ट क्या होगा, नेचर के अकॉर्डिंग जो आंसर का पार्ट होगा वो ट्रू ही होना चाहिए। क्लियर? अब वो आंसर का पार्ट कौन से नोटेशन का होगा वो ये डिसाइड करेगा। बात समझ में आ गया? ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम इसे कुछ क्वेश्चन के साथ करके देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल करा देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि इस तरह लिख देता हूँ, प्रोपोजिशन 1 नंबर 1 लिख दिया कि ऑल पेन्स आर हैंड्स। जरा ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया और इसको बोल दिया है कि ये ट्रू है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा। क्वेश्चन में एज इट इज मेंशन होगा कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी निकालना है, कंट्रेरी या सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेट क्वेश्चन में मेंशन होता है प्रॉपर। अब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट किससे, अब इसका मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूं, यानी प्रोपोजिशन नंबर 2, तो आपको पता है ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ऑल से। तो पहला काम क्या करेंगे, हम नोटेशन से पता करेंगे कि ऑल का आंसर किससे जाएगा। तो ऑल का आंसर किससे जाता है, ओ से, और ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, सम नॉट को। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा सम पेन्स आर नॉट हैंड्स। ये हमारा नोटेशन के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन आपको पता है रिलेशनशिप नोटेशन नहीं बताता, नेचर भी बताता है। आपको पता है कि पहला वाला नेचर यहाँ पे ट्रू एग्जामिनर ने पहले बोल दिया है, तो सेकंड मस्ट बी फॉल्स होना कंपलसरी है। समझ में आया? एज इट इज, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं कह दूं कि पहला प्रोपोजिशन है आपके पास नंबर 1 कि सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कि सम बॉयज आर स्टूडेंट और इसको बोल दिया गया कि ये फॉल्स है। क्लियर है? तो ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपको पहले से दे देगा। क्लियर है? अब यहाँ देखना, पहले ये मैंने इसे लिख दिया सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग नोटेशन देखेंगे। ये किससे पूछा गया, सम से। सम किसको रिप्रेजेंट करता है, आई को। आई किसका आंसर लेके आएगा, ई के साथ इसका पेयर बनेगा कॉन्ट्राडिक्टरी में। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, नो को। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो बॉयज आर स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर होगा बाय नोटेशन। लेकिन बाय नेचर क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, आंसर इसका फॉल्स में चला जाएगा, सॉरी ये ट्रू में चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने फॉल्स दिया है तो आंसर ट्रू होगा। तो ये मैंने सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए। लेकिन अब मैं मल्टी चॉइस का बना देता हूँ। देखिएगा जरा, अगर मैंने यहाँ पे एक मल्टी चॉइस का क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखिएगा, मैंने लिख दिया कि ऑल बुक्स आर हुक्स। आपके क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह बनते हैं। और इसके बारे में मैंने बोल दिया, क्वेश्चन में पहले बता दिया गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? ऐसा लिखना क्वेश्चन का पार्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अब देखिएगा, अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं, मैं ये लिख दूं कि ऑल का पेयर किससे बनता है, सम नॉट से। मैं लिख देता हूं कि सम बुक्स
आर नॉट हुक्स। जरा ध्यान से समझना, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरा मैंने लिख दिया कि नो बुक्स आर हुक्स। तीसरा मैंने लिख दिया सी कि सम बुक्स आर हुक्स। और चौथा मैंने लिख दिया सम बुक्स आर नॉट हुक्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसका नोटेशन देखिएगा। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। देखिए जरा, अब हमारे पास एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मैंने यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया है, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कोई भी प्रोपोजिशन लिखा जा सकता है, कुछ भी, और आपको बोल दिया गया है ऑल बुक्स आर हुक्स। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? तो पहला हम इसका नोटेशन देखेंगे। पूछा किससे गया? ऑल से। तो ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? ओ होगा, यानी सम नॉट में होगा। तो हम पूरा देखें तो ये नो तो हो नहीं सकता, ये सम हो नहीं सकता, दो तो कट के हट गया। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन पहला और दूसरे का है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पता है ऑल का आंसर सम नॉट से जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो दो दो है। लेकिन अब इसे इरेज कौन करेगा? इसका नेचर। अब आप देखिएगा, पहला ऑप्शन जो इसका नेचर है वो क्वेश्चन के साथ फॉल्स है। तो आपको पता है कॉन्ट्राडिक्टरी होने के लिए नोटेशन भी मैनेज करता है, साथ साथ इसका नेचर। क्यों? अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो सेकंड मस्ट भी फॉल्स होना, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ देखना, नोटेशन के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है कि ऑल का पेयर हमेशा सम के साथ बनता है। ये देखें, ऑल का पेयर हमेशा सम नॉट के साथ बनता है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग ये गलत है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा इन बातों को, क्योंकि इन्हीं छोटी बातों से काफ़ी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ऑल्दो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल आचार्य एजुकेयर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन कलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ें तो अब इसकी बात करें तो ये नोटेशन के अकॉर्डिंग भी सही है और साथ साथ हमें ट्रू भी चाहिए, तो हमारा आंसर बन गया। तो ये था हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। समझ में? आप चाहे इनमें से किसी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पेयर याद रखिएगा, ये वाला पेयर, क्योंकि आपसे ये इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया हुआ है अपने पीडीएफ में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ध्यान में रखिएगा, ए और ओ, ई एंड आई। समझ में? आपको नीचे चार ऑप्शन में कोई ना कोई पेयर दे देगा, तो ये चीज़ें मायने करती हैं। अब आइए, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, एक 16 या 15 का ऐसा कुछ है। देखिएगा जरा, अगर मैं बात करूं पहले वाले क्वेश्चन को, अगर आप देखिए तो यहाँ क्या बोला गया कि ऑल थीव्स आर पुअर, ये उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला ये फॉल्स है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन किससे पूछा गया? ऑल से। ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? सम नॉट। ये चीज़ें आपको माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। नोटेशन हम बाद में देखें, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑल थीव्स आर पुअर, और इसको फॉल्स बता दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन सर्टेनली बी ट्रू, यानी कि ट्रू उन्होंने पहले लिख दिया है। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें बस नोटेशन देखना है, क्योंकि ट्रू कहने का मतलब सारे के सारे ट्रू हैं, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस नोटेशन देखना है कि ऑल का नोटेशन किसके साथ बनता है? तो सम नॉट के साथ। तो अब देखिएगा, ये सम है, नहीं होगा, ये सम नॉट है, बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखना, ये दो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑल हमेशा सम नॉट के साथ जाता है। समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी का था। एज इट इज, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो उन्होंने पूछा है कि नो मैन आर ऑनेस्ट, ये फॉल्स है। तो अब हम उन्होंने फिर ये बोला, तो बताइए सच अ प्रोपोजिशन दैट कैन बी सर्टेनली बी ट्रू, ये आपसे पूछा गया है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा प्रोपोजिशन होगा जो सर्टेनली भी ट्रू होगा, यानी कि इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब ट्रू है। हमें सिर्फ नोटेशन देखना है, नो का रिलेशन किसके साथ बनता है? सम के साथ। अब यहाँ देखिएगा, ऑल कभी नहीं हो सकता है, ये वाला बिल्कुल हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा क्योंकि सम नॉट है, तीसरा नो है, पॉसिबल नहीं है, हमारा आंसर बी चला जाएगा। तो देखा आपने कि अगर आप स्क्वायर ऑपोजिशन के टर्म्स को समझते हैं तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। तो ये आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था कॉन्ट्राडिक्टरी का। थैंक यू।